नमस्कार दोस्तों क्या आपको पता है रिसेंटली आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई बड़े रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर। ये आप देख सकते हो खबर। आरबीआई प्रपोजेस 4 बिग मेजर्स टू बूस्ट इंडियाज बैंकिंग सिस्टम। इसको डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, स्पेशली अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करें तब तो आपको इसके बारे में पता ही होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या क्या बदलाव होने जा रहा है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। देखिए, स्टडी आईक्यू पर आप यूपीएससी की तो तैयारी कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप में से जो भी लोग एआई में इंटरेस्टेड है, हमारा जो एआई मास्टर क्लास है, बेसिकली जो जनरेटिव एआई फाउंडेशन कोर्स है पूरा, वो यहाँ पर कराया जाएगा। 11 अक्टूबर से ये पूरा स्टार्ट होने वाला है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, ये आप देख सकते हो। अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो यहाँ पर फोन नंबर है, इस पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। नंबर है 092400233293। आप इस पर कॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाइए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। रिसेंटली आरबीआई की पॉलिसी आई थी, अगर आपको याद हो, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसके अंदर कई सारी चीजें अनाउंस की जाती हैं। तो क्या है कि सारा का सारा जो फोकस है वो रेपो रेट के ऊपर होता है, कितना रेपो रेट होगा, जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट क्या है। तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो, इस बार जो रेपो रेट है वो चेंज नहीं किया गया है। क्या है कि अभी कुछ समय पहले ये 6.5% हुआ करता था, तो ये गिराते गिराते ये 5.5% हो गया है। तो अभी के लिए आरबीआई ने पॉज किया है और आरबीआई असेस कर रही है कि यहाँ पर क्या जो पहले के रेट कट हुए थे, क्या वो उससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं लोगों को, आम नागरिकों को, जिन्होंने लोन लिया हुआ है। तो अभी के लिए पॉज किया हुआ है, 5.5% ही रहेगा। और जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया गया है। पहले आरबीआई कह रही थी 6.5% होगा ये करंट फाइनेंशियल ईयर का, अब इसको बढ़ाकर 6.8% किया गया है। और इन्फ्लेशन भी कम किया गया है, पहले 3.1% का अनुमान था, अब ये गिराकर 2.6% किया गया। लेकिन इस बार जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी वो यहाँ पर ज़्यादा याद रखी जाएगी बैंकिंग रिफॉर्म्स को लेकर, क्योंकि इसी के दौरान आरबीआई गवर्नर ने बैंकिंग रिफॉर्म्स के बारे में अनाउंस किया, 4 मेजर रिफॉर्म्स, ताकि भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है उसको और रिजिलियंट बनाया जाए, कॉम्पिटिटिव बनाया जाए और जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको अपनाया जाए। तो चलिए एक एक करके पहले देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर क्या अनाउंस हुआ है। वो है आपका रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम। देखो, आप सब जानते होंगे कि मान लीजिए अगर आपने 4 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखा हुआ है, सेविंग्स अकाउंट में, और कल के डेट में जिस बैंक में आपने ये सेविंग्स रखा था वो बैंक डूब गया मान लीजिए, तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पर आपके पास फैसिलिटी होती है कि आप 5 लाख रुपए तक, ठीक है, आज के डेट में, पहले तो क्या था ये 1 लाख रुपए था, लेकिन अब फाइनली इसको 5 लाख किया गया। मतलब अगर आपका जो भी पैसा पड़ा है 5 लाख रुपए तक आप अपना ले सकते हैं, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो कहीं नहीं गया, चाहे बैंक डूब जाए चाहे जो हो जाए। तो क्या होता है ना कि यहाँ पर जो बैंक्स होते हैं उनके पास जितना भी पैसा आता है वो उनको इंश्योर कराना होता है। आरबीआई की ये सब्सिडरी है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, उनके पास। तो जो भी यहाँ पर पैसा आता है बैंक के अंदर, अब बैंक आपसे चार्ज नहीं करता है इसके लिए, इंश्योरेंस के लिए, लेकिन वो पैसा बैंक को अपनी तरफ से देना होता है। और ये कितना देना होता है मैं आपको बता दूं कि हर 100 रुपए पर, मतलब जो 100 रुपए बैंक में पड़े हैं उस पर 12 पैसा उनको एज अ प्रीमियम के तौर पर देना पड़ता है, ताकि कल के डेट में अगर वो बैंक डूबा तो यहाँ पर हर एक कस्टमर को 5 लाख रुपए तक मिल सके। हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आपका 2 लाख रुपए है, 4 लाख रुपए है, तो भी आपको 5 लाख मिल जाएगा। मतलब मैक्सिमम आपका 5 लाख तक नहीं डूबेगा। अगर आपका 10 लाख रुपए बैंक के अंदर रखा है, बैंक डूब गया तो 5 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो क्या है ना कि इट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग स्टेबल बैंक पेज द सेम प्रीमियम एज अ वीक और हाई रिस्क बैंक। तो यहां पर अभी तक गड़बड़ी क्या थी, मान लीजिए कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रांग है, जो कभी डूबेंगे नहीं। जैसे आपने सुना होगा टू बिग टू फॉल, जो 3 बैंक है हमारे देश के अंदर, जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, तो ये बहुत बड़े बड़े बैंक है ना, ये डूबने के चांसेस ऑलमोस्ट निल हैं, ये कभी नहीं डूबेंगे। तो क्या है कि इन बैंकों को भी हर 100 रुपए जो उनके पास रखा हुआ है उस पर 12 पैसे का प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो अब यहां पर आरबीआई चेंज ये कर रही है कि रिस्क बेस्ड प्रीमियम सिस्टम ला रही है। मतलब जो मजबूत बैंक है, जिनके डूबने के चांसेस बहुत कम है, तो उनको 12 पैसा प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है इनको 5 पैसा या फिर 8 पैसा, 10 पैसा पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। और जो बैंक का प्रोफाइल अच्छा नहीं है, जो थोड़ा सा कमजोर बैंक है,
ठीक है, उनके ऊपर ज़्यादा प्रीमियम चार्ज कर, ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि 12 पैसा से ज़्यादा होगा, क्योंकि इस पे सीलिंग लगा दी गई है कि ऐसा ना हो कि कोई कमज़ोर बैंक है तो उस केस में उसको 20 पैसा देना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है, मैक्सिमम 12 पैसा ही होगा। लेकिन हाँ, इसमें फ़ायदा ये होगा कि जो मजबूत बैंक हैं जिनको वही प्रीमियम पे करना पड़ता था, वो क्यों करना है, ये कुछ वैसा ही हो गया जैसे आप कोई अमीर व्यक्ति है, वो बैंक में जाता है और वो उधार लेता है, तो बैंक उसे कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, राइट, क्योंकि बैंक को पता है वो आसानी से पैसा मिल जाएगा। लेकिन कोई गरीब व्यक्ति है, उसको ज़्यादा चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट रेट। कुछ वैसा ही सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, देखो यहाँ पर बेसिकली आरबीआई चाहती है बैंक खुद से अपना जो गवर्नेंस और रिस्क मैनेजमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग करें, गवर्नेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि अगर उनका बैंक मजबूत होगा तो उनको प्रीमियम कम पे करना पड़ेगा। तो ये एक प्रकार से मोटिवेशन की तरह होगा। फिर इसके अलावा मार्केट डिसिप्लिन आएगा। इसके साथ साथ ग्लोबल प्रैक्टिसेस अगर आप देखोगे बहुत से देशों में इसी प्रकार की प्रैक्टिस अपनाई जाती है, तो वो चीज़ आरबीआई अडॉप्ट करना चाहती है। फिर इसके अलावा इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट ये होगा कि जो अच्छे बैंक हैं, जो मजबूत बैंक हैं, उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको प्रीमियम पे कम करना पड़ रहा है, राइट। और जो कमज़ोर बैंक हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने आप को सुधारें ताकि उनका भी प्रीमियम कम हो जाए। जहाँ तक डिपॉजिटर्स का सवाल है, आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। आपको जो पहले 5 लाख रुपए तक हर अकाउंट में सुरक्षित था वो सुरक्षित ही रहेगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। खैर, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि दूसरा बड़ा क्या रिफॉर्म है। पहला मैंने आपको बता दिया यहाँ पर जो डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम होता था उसको लेकर। दूसरा है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क फॉर प्रोविजनिंग। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ बहुत आसान भाषा में। क्या है कि आपने देखा होगा कि कई बार बैंक पैसा देती है, उधार देती है, लोन देती है, तो ऑब्वियस सी बात है पूरा का पूरा तो आता नहीं है। जब तक नीरव मोदी और ये ललित मोदी जैसे लोग होंगे तो मुश्किल हो जाता है, राइट। सॉरी, ललित मोदी बोल दिया नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग होंगे, मेहुल चौधरी जैसे लोग होंगे, तब तक यहाँ पर जो है आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो क्या है कि मान लो अगर कोई बैंक है और उसने 100 करोड़ रुपए उधार दिए, तो जाहिर सी बात है 100 करोड़ बैंक के पास नहीं आते हैं वापस। उसमें से मान लीजिए सपोज एग्जांपल 90 करोड़ रुपए बैंक के पास आ गए, 10 करोड़ रुपए बैंक के पास नहीं आए, तो अक्सर आपने सुना होगा कि वो 10 करोड़ क्या बन जाता है, पहले तो ये बन जाता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अक्सर आप सुनते होंगे बैड लोन्स जिसको कहा जाता है। अब हो सकता है कि 10 करोड़ अभी नहीं आए हैं, हो सकता है आगे चलकर इसमें से 5 करोड़ रुपए बैंक के पास आ जाए, 5 करोड़ ना आए, हो सकता है बैंक को यहाँ पर 6 करोड़ वापस आ जाए, 4 करोड़ ना आए, तो 4 करोड़ तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए जैसे ये एनपीए बनता है, उन्होंने जो लोन दिया था, जो पैसा वापस नहीं आ पा रहा है, तो यहाँ पर जो बैंक्स हैं वो प्रोविजनिंग स्टार्ट कर देती हैं। मतलब बैंक का हर साल जो प्रॉफिट होता है ना, उसमें से कुछ हिस्सा, जैसे मान लो इस बार एसबीआई है, उसको 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो एसबीआई ने डिसाइड किया कि हम इसमें से 5 करोड़ रुपए प्रोविजनिंग के लिए रख देंगे। मतलब जो लॉस उनको हो रहा है वो लॉस यहाँ पर बेयर कर देंगे, राइट। तो अभी तक क्या था, सिस्टम ये था कि जब आपका कोई लोन एनपीए बना तब आप प्रोविजनिंग करते थे, जब लॉस होने लग गया बैंक को, जो पैसा वापस नहीं आया, तब आप प्रोविजनिंग करते थे। लेकिन अब क्या होगा, आरबीआई ने ये कहा है कि आप फ्यूचर लोन लॉसेस को देखते हुए अभी से प्रोविजनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब मान लो अभी बैंक ने 100 करोड़ रुपए उधार दिए हैं और अभी बैंक को लॉस नहीं हुआ है, जो भी प्रीमियम आपका मिलना चाहिए, ईएमआई वगैरह आना चाहिए, वो बैंक को आ रहा है, लेकिन स्टिल बैंक को पहले से अंदाजा होना चाहिए कि हाँ फ्यूचर में कुछ लॉसेस हो सकते हैं। तो इसको देखते हुए बैंक वेट ना करे लॉस होने का। इससे अच्छा है कि पहले से ही, मान लो बैंक को प्रॉफिट हुआ 10 करोड़ का, तो बैंक अभी क्या करेगी, 2 करोड़ रुपए साइड में रख देगी कि फ्यूचर में अगर कोई लॉस हुआ तो वो उसको भरपाई कर देगा। समझ में आ रहा है। तो ये बेसिकली इफेक्टिव होने वाला है 1 अप्रैल 2027 से, ऐसा आरबीआई ने कहा है। कि अभी तक सिर्फ जब लॉस होता था तभी प्रोविजनिंग करता था बैंक, अब यहां पर लॉस होने के पहले ही यहाँ पर प्रिडिक्ट करके जो है बैंक अपना प्रोविजनिंग कर सकती है। तो इसके पीछे का कारण यह है कि देखो, कोशिश यही है कि अचानक से शॉक ना लगे। जैसे कि आपको याद होगा 2018 में एक एनबीएफसी था आईएलएफएस करके, वो आपका क्राइसिस में आया। यस बैंक कौन भूल सकता है 2020 में क्राइसिस में आया, तो अचानक से शॉक लगता है। तो ये शॉक ना लगे, कोशिश यही है कि बैंक डूबे ही ना, आगे चलकर बैंक कभी डूबे ही ना। और ये जो सिस्टम है बेसिकली आईएफआरएस 9 ग्लोबल अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड है उसी के तहत किया जा रहा है। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, यहाँ पर बैलेंस शीट मजबूत होगी, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ज़्यादा प्रोविजनिंग कर देने से यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है हो सकता है बैंक का कम हो जाए, क्योंकि आप पहले से ही प्रोविजनिंग स्टार्ट कर रहे हो ना। तो बैंक को प्रॉफिट हुआ 10 करोड़ का, लेकिन उन्होंने 2 करोड़ प्रोविजनिंग कर दी, तो हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम प्रॉफिट होगा बैंक को, लेकिन लॉन्ग रन में क्रेडिट साइकिल और स्मूथ हो जाएगा, बैंकिंग क्राइसिस नहीं होंगे।
ठीक है, ये यहाँ पर कोशिश है। नेक्स्ट अब हम आते हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कदम लिया गया है वो है आपका रिवाइज्ड बेसल 3 कैपिटल नॉर्म्स। देखो इस सबको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, टेक्निकल चीजें हैं। क्या है कि बेसल 3 नॉर्म्स लाया गया था, ग्लोबल स्टैंडर्ड का है ये, बेसिकली हर दुनिया में इसको फॉलो किया जाता है। इसमें क्या होता है कि आपके पास कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क को आपको फॉलो करना होता है। देखो क्या है ना, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो मान लो अगर बैंक को 100 करोड़ रुपए उधार देने हैं, तो 100 करोड़ अगर देने हैं तो बैंक के पास एक मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, तभी वो 100 करोड़ दे सकती है। अगर मान लीजिए इस समय मिनिमम कैपिटल का रिक्वायरमेंट है 10%, तो मतलब बैंक का कैपिटल कम से कम 10 करोड़ का होना चाहिए ताकि वो 100 करोड़ रुपए उधार दे सके। मान लीजिए अगर बैंक के पास कैपिटल है सिर्फ 5 करोड़ का, तो वो मैक्सिमम कितना यहां पर उधार दे सकता है, वो उधार दे सकता है 50 करोड़ तक का। आ रहा है समझ में? तो ये आपका ग्लोबल कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क लाया गया था, तो ताकि कल के डेट में मान लो अगर बैंक को नुकसान होता है, क्राइसिस में आता है, तो उनके पास इतना कैपिटल होगा सफिशिएंट कि वो भरपाई कर सकें। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से चीजें यहां पर करने की कोशिश की गई। लेकिन अब आरबीआई ने यहां पर कुछ चेंजेस करने का निर्णय लिया है। 1 अप्रैल 2027 से जो बेसल 3 नॉर्म्स है उसमें रिवीजन होगा, और इसमें क्या है कि जो कम रिस्क वाले हैं लोन, उसको वेट कम दिया जाएगा। जैसे कि मान लो एमएसएमई हो गया, अगर कोई बैंक माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को लोन दे रही है, या फिर अगर बैंक हाउसिंग लोन दे रही है, रियल इस्टेट में लोन दे रही है, तो उस केस में यहाँ पर उनको कैपिटल कम रखना पड़ेगा, ज़्यादा कैपिटल रखने की जरूरत नहीं। और कैपिटल कम रखना मतलब, इसका मतलब बैंक और ज़्यादा उधार दे सकता है। आ रहा है समझ में? क्योंकि यहाँ पर आरबीआई का ये सोचना है कि जो एमएसएमई है, जो हाउसिंग लोन है, ये सेफ है थोड़ा सा। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत बड़ा आप लोन दे रहे हो, विजय माल्या जैसे लोगों को अगर आप 1000 करोड़ 2000 करोड़ रुपए लोन दे रहे हो, तो वहाँ पर कई बार होता है कि खतरा ज़्यादा होता है कि वो लोन आएगा कि नहीं। वहीं एमएसएमई अगर हम बात करें, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, तो अक्सर ये देखा गया वहाँ से पैसा वापस लौट आता है, तो वहाँ पर रिस्क थोड़ा सा कम है। वैसे ही हाउसिंग लोन हो गया, आप घर के लिए लोन दे रहे हो ना, मान लो अगर घर का कोई ईएमआई नहीं चुका पा रहा है, तो बैंक क्या करेगा, वो घर अपने अंडर में ले लेगा, फिर तो बेच देगा, उसकी नीलामी कर देगा। तो वो सारे लोन सेफ होते हैं। तो उसके लिए आपको रिस्क जो वेटेज है वो थोड़ा सा कम करना चाहिए, ये आरबीआई करने जा रही है। और इसके पीछे का कारण क्या है, बेसिकली एनकरेज कर रही है बैंकों को कि आप ये जो प्रायोरिटी सेक्टर है हमारे देश के अंदर, एमएसएमई, हाउसिंग, उनके ऊपर ज़्यादा लोन दीजिए, उनको ज़्यादा उधार दीजिए ताकि ये ग्रो हो सके। और इसका इम्पैक्ट यही होगा कि जो एमएसएमईज हैं, होम बायर्स हैं, उनको सस्ते में लोन मिल पाएगा। बैंकों को भी कम कैपिटल चाहिए होगा इन लिए लोन देने के लिए। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा खतरा ये हो सकता है कि कहीं ये बबल में ना क्रिएट हो जाए, कहीं बैंक हाउसिंग लोन बहुत ज़्यादा ना दे दे, पता चले कि जैसे 2008 का क्राइसिस आया था, लेमन ब्रदर्स वाला, अमेरिका वाला, तो वैसा नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो चौथा बिग बैंक रिफॉर्म है वो है आपका रिलैक्सेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस रेस्ट्रिक्शन फॉर बैंक्स। देखो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो आज के डेट में आपने देखा होगा बहुत से ऐसे बैंक्स हैं जिनके और भी कई सारे ब्रांचेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एसबीआई की बात करें या फिर आईसीआईसीआई ले लो, आईसीआईसीआई अपने आप में क्या है, एक बैंक है, आईसीआईसीआई, राइट। तो वो बैंक है, नॉर्मली आप सेविंग्स अकाउंट में पैसा डालते हो, लोन लेते हो, कई सारी चीज़ें करते हैं बैंक। लेकिन आपने सुना होगा आईसीआईसीआई का अपना एक इंश्योरेंस कंपनी भी है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड करके, राइट। इसी प्रकार से एसबीआई का भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जितने भी बैंक्स हैं ना, वो उनका खुद का एनबीएफसी भी है, इंश्योरेंस सब्सिडरी भी है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आज के डेट में क्या है, आरबीआई क्या करती है, इन सब में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा कर रखती है। मतलब कि ये दोनों बिजनेसेस जो हैं उनको एकदम सेपरेट रहना पड़ेगा, वो आपस में घुल मिल नहीं सकते। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आईसीआईसीआई बैंक जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है उसके एसेट का इस्तेमाल कर रही है, उसकी चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है, राइट, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। अभी तक ये सोच रहती थी, लेकिन अब आरबीआई यहाँ पर चेंजेस करने जा रही है। आरबीआई क्या करेगी, कुछ जो चीज़ें हैं दोनों में ओवरलैपिंग जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये एक ही कंपनी का एक प्रकार से उसकी सब्सिडरी है ये, तो कुछ जो चीज़ें हैं उनको अलाउ करेगी ओवरलैप होने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली लाने की कोशिश कर रही है, ताकि क्या है कि ये जो बैंक्स हैं वो ग्लोबली compete कर सकें। ग्लोबली इसी प्रकार से चीज़ें चल रही होती हैं। तो इससे होगा क्या कि मान लो अगर कोई एक ऑफिस है आईसीआईसीआई बैंक का, उसी में ही आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का अपना खुद का भी, मतलब रिसोर्स यूटिलाइजेशन अच्छे से हो सकेगा, कॉस्ट कम हो जाएगी इन बैंकों की। तो इससे इन बैंकों को काफ़ी फायदा हो सकेगा अगर आरबीआई इसमें रिलैक्सेशन करती है। अभी तक रिलैक्सेशन नहीं था, एकदम सेपरेट रखना पड़ता था।
ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आएगा। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि आरबीआई के द्वारा ये जो 4 रिफॉर्म्स लाए गए हैं, ये बैलेंस करता है कहीं ना कहीं प्रूडेंस और ग्रोथ के बीच में। एक तरफ जो रिस्क बेस्ड इंश्योरेंस है, फॉरवर्ड लुकिंग प्रोविजनिंग है, ये किया जा रहा है। दूसरी तरफ ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जा रहा है, एमएसएमई, हाउसिंग क्रेडिट, बिजनेस फ्रीडम दिए जा रहे हैं बैंकों को। ठीक है, तो अगर ये इंप्लीमेंट होते हैं स्मूथली तो नो डाउट हमारे बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक बड़ा पुश आएगा और देश की जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर एम है वो हम जल्द से जल्द पूरा कर सकेंगे। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आरबीआई ने रिसेंटली क्या क्या रिफॉर्म्स लाए हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर। जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बेसल 3 के बारे में बताया, क्या बता सकते हो बेसल 3 कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट फॉर जो बैंक्स हैं उसी से रिलेटेड आपको बताना है कि यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं। बेसिकली इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं बेसल 3 कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट जो होती हैं। तो इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप जनरेटिव एआई फाउंडेशन कोर्स लेना चाहते हैं, एआई मास्टर क्लास, डेफिनेटली अवेल कर सकते हैं। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी प्रॉब्लम होती है, दिक्कत है, 09240023 ये नंबर है, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।